हेलो बच्चों, आज हम लोग अध्याय 1 जो एनसीईआरटी फिजिक्स के पहले अध्याय विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के जितने भी न्यूमेरिकल फिजिक्स हैं एनसीईआरटी बुक्स में एक एक करके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पिछले 2-3 क्लासेस में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1.12 यानी कुल मिलाकर 12 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं इस चैप्टर का। आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 1.13, लेकिन आज का जो क्वेश्चन है 1.13 वो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1.12 यानी जो 12वें नंबर का प्रश्न जो कल के क्लासेस में हम लोग पढ़े थे, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में है, उसके बेस पर ये क्वेश्चन है। यानी कहीं ना कहीं पहले वाले क्वेश्चन को हमको समझना पड़ेगा, फिर आज हम लोग इस क्वेश्चन के साथ उसको टेक करके आगे चलेंगे। तो पहले जो क्वेश्चन 1.12 था उसको हम लोग समझ लेते हैं। क्या कहा था कि दो विद्युत तांबे का गोला है जो ए और बी से एक दूसरे पर 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है। दो आवेश हम लोग आवेशित चार्ज पार्टिकल्स ले लिए थे, ए और बी है। इसके केंद्र से इसकी जो दूरी है वो 50 सेंटीमीटर है। याद होगा, इसको हम लोग कट करके 1/2 मीटर के फॉर्म में कन्वर्ट किए थे क्योंकि 100 से डिवाइड किए थे। यहाँ पर ये जो दोनों आवेश है, इस दोनों आवेश का मान इक्वल है और ये दोनों एक दूसरे पर प्रतिकर्षित बल लगा रहा था जिसका मान है 6.5 × 10⁻⁷ कूलम और इसका भी मान है 6.5 × 10⁻⁷ कूलम। ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड और इक्वल चार्ज का भी मान है। इस वजह से कल मैग्नीट्यूड के फॉर्म पे अगर हम लोग देखें तो इसका कूलम के नियम से प्रतिकर्षण बल पे लगने वाला बल हम लोग निकाले हुए थे। लेकिन आज क्वेश्चन कुछ अलग है। आज का क्वेश्चन ये कहता है कि आपको ये करना है कि देखो, मान लीजिए अभ्यास 1.12 में गोले ए और बी के साइज में सर्वांगसम है, ये मतलब एक साइज का ही है, और वैसे ही साइज का एक और गोला हम लोग सी ले लेते हैं जो अनावेशित है, यानी ये अभी चार्ज्ड नहीं है। तो जब चार्ज नहीं है तो यहाँ पर किसी के भी संपर्क में रखेंगे तो उससे वो चार्ज को लेगा। यानी हम लोग ये भी बात क्लास 11th में पढ़े थे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में कि हीट जो है वो जहाँ ज़्यादा हीट होगा वहाँ से वो हीट लॉस करता है कम हीट वाले ऑब्जेक्ट के साथ। तो वैसे यहाँ पर होगा, ये जो हमारा चार्ज ऑब्जेक्ट है ए हो या बी हो, वो ऑलरेडी इतने चार्ज के साथ ये चार्ज्ड है, लेकिन इसके संपर्क में हमको एक ऑब्जेक्ट को लेकर आना है जिसका नाम सी रखा गया है प्रश्न में, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट सी आएगा वो दोनों के साथ एक एक करके देखो, अनावेशित गोला पहले गोले के संपर्क में है, ठीक है। मान लीजिए हम इसके संपर्क में एक गोला सी को लेके आते हैं, यहाँ QC है। तो ये जो आवेशित गोला है, अनावेशित गोला है, ये आवेशित गोले के संपर्क में, तो यहाँ से आवेश का ट्रांसफॉर्मिंग होगा। ये आवेश एक चार्ज से दूसरे चार्ज में जाएगा, लेकिन कब तक जाएगा? जब तक दोनों का मान इक्वल ना हो जाए। तो बेसिकली एक बार तो हम इसके साथ अनावेशित को रखकर चार्ज निकालेंगे, उसके बाद फिर इसी गोले को फिर से कहा जाता है तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाया जाता है। फिर इसको थोड़ा सा तो ये जरूर चार्ज होगा, कम से कम इसके आधा तो जरूर हो जाएगा ये, ठीक है। फिर इसको हम इसके संपर्क में लेके आएंगे, फिर यहां से चार्ज करेंगे तो सी का मान निकलेगा। लेकिन आगे प्रश्न करता है कि तब कब? जब ये दोनों ए एक बार सी के संपर्क में, फिर बी एक बार सी के संपर्क में आ जाता है, तो ऑफकोर्स दोनों के बीच का आवेश का मान कुछ कम होगा। होने के बाद तब आपको बताना है कि कितना प्रतिकर्षित बल इसमें लग रहा है। बेसिकली इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा हमको डीपली आना पड़ेगा। पहले इस आवेशित गोले के साथ इस अनावेशित गोले को रखेंगे, साथ में कुछ इस पे आवेश आएगा, इसके आधा आएगा, जब तक इक्वल हो जाएगा। ये जीरो है और ये 6.5 × 10⁻⁷ कूलम है, तो हाफ करेंगे तभी ये पता चलेगा कि इस पे कितना आ रहा है। जितना आ गया हाफ आएगा इसका। उसके बाद इसके साथ हम इसको ऐड करके फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर इस दोनों का चार्ज आपस में इक्वल हो जाएगा। देन ए का जो रेस्ट मान बचा और बी का जो रेस्ट मान बचेगा, उस दोनों के बीच फिर से हम लोग प्रतिकर्षण बल करके कूलम का नियम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे चलो देखो, यहाँ पे लिखा है जब तीसरे अनावेशित गोला, जिसको हम सी कर रहे हैं, ठीक है, गोले ए के संपर्क में आने पर आवेश ए से सी की ओर जाती है, जब तक दोनों का मान, दोनों पर आवेश बराबर ना हो जाए, ठीक है। तो संपर्क में आने के बाद, संपर्क में
आने के बाद गोले ए पर आवेश क्या होगा? अब एक नया आवेश क्रिएट हो रहा है संपर्क में आने के बाद, जिसको क्यू ए डैश हम कर रहे हैं। वो कितना होगा? फर्स्ट टाइम क्यू ए जो था उसका क्यू सी बाई 2। हमको ये पता है कि क्यू ए का मान अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1.12 कह रहा है कि आपके पास इतना हम चार्ज दे रहे हैं, लेकिन जो रेस्ट जो दूसरा गोला है वो तो अनावेशित है, इसलिए इसके पास कोई चार्ज नहीं है। लेकिन इक्वल बांटने के लिए तो 2 से डिवाइड करना होगा हमको, तो हमारे पास मान आ गया 6.5 इंटू 10⁻⁷/2। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 6 2 दूनी 4 2 पंचे 10, इतना आ गया कूलम। यानी अब जो है संपर्क में आने के बाद, संपर्क में आने के बाद ए गोले पर आवेश, गोले पर आवेश क्या हो गया? क्यू ए डैश इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻⁷ कूलम। ठीक है। अच्छा, यहाँ नीचे कट रहा था, इसको यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है। संपर्क में आने के बाद गोले ए पर आवेश क्यू ए डैश इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻⁷ कूलम। ठीक है। तथा गोले सी पर आवेश, फर्स्ट टाइम तो 0 था, लेकिन सेकेंड टाइम जब ये संपर्क में आया तो इसके पास भी वही इक्वल मान होगा 6.25 इंटू 10⁻⁷ कूलम। ठीक है। ये हमारे पास मान निकल गया ए डैश, यानी संपर्क में आने के बाद, और संपर्क के आने के बाद सी के ऊपर भी कोई चार्ज आ गया जो इक्वली दोनों पे हो गया है। ठीक है। अब इस सी को वापस फिर से हम बी के संपर्क में लेके आएंगे, तो ऑफकोर्स फिर से जब बी के संपर्क में आएगा तो बी का भी आवेश घटेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1.12 ये कहा था कि ए और बी पर दोनों इक्वल आवेश है और इक्वल डायरेक्शन भी था, चार्ज का मान भी इक्वल था। तो यहाँ पर फिर वापस इस दोनों को जोड़ेंगे और फिर हम लोग 2 से इसको डिवाइड करेंगे, जितना मान हमारे पास आएगा उसको हम लोग यहाँ से 2 3 6 या 3.25 होगा, 3.25। ठीक है। अब आते हैं हम लोग बी वाले हिस्से पे। चलो, अब तो आवेश सी के ऊपर भी आवेश आ गया है। आवेश या आवेशित गोला, आवेशित गोला सी पर, सी को गोला बी के संपर्क में लाने पर गोले बी पर आवेश कितना होगा? क्यू बी डैश। तो ये क्या होगा? क्यू बी प्लस क्यू सी डैश बाई 2 के इक्वल होगा। ठीक है। क्यू बी डैश, क्यू बी का मान ऑलरेडी फर्स्ट टाइम क्वेश्चन में दिया हुआ था ये, और अभी हम लोग निकाले 3.25 इंटू 10⁻⁷ बाई 2। ठीक है। यहाँ से 10⁻⁷ कॉमन है, 6.25 प्लस 3.25 बाई 2। ठीक है। यहाँ 6.5 है, 6.5 प्लस बाई 10⁻⁷ इंटू 5 7.9 बाई 2 कर सकते हैं इसको। यानी यहाँ से ये मान हमारे पास कैंसिल आउट से 4 दूनी 8 8 4 दूनी 8 8 दूनी 16 7 दूनी 14 और 15, यानी 4.845 इंटू 10⁻⁷ क्यू बी डैश पर आवेश आ गया। ठीक है। इतना ये हमारे पास मान निकल गया क्यू बी का, और क्यू ए ऑलरेडी पहले निकाले हुए थे। क्यू ए का मान क्यू सी के ही इक्वल था, जो इतने के इक्वल था। अब फाइनली इस दोनों आवेश के कारण जो प्रतिकर्षण बल लगेगा उसको हम लोग निकालेंगे, और इसके बीच की दूरी क्वेश्चन पहले ही कहा है 50 सेंटीमीटर। अब हमारे पास एक नया चार्ज बन गया क्यू ए डैश और क्यू बी डैश, इस दोनों के केंद्र से मिलाने वाली दूरी जिसको हम आर कह रहे हैं 50 सेंटीमीटर है, जिसको 1/2 मीटर कह रहे हैं। और इस दोनों का मान अभी जस्ट हम लोग निकाल के रखे हुए हैं, जो हमारे पास कितना आया था? क्यू बी का मान था 4.875 इंटू 10⁻⁷ कूलम, और ये है 3.25 इंटू 10⁻⁷ कूलम। ये क्यू ए डैश हो गया और ये क्यू बी डैश हो गया।
ठीक है। इस दोनों के मान जो हमारे पास हैं, इस दोनों के बेस पर हम लोग आगे निकालेंगे लगने वाला कूलम बल। ठीक है, तो क्यू ए डैश तथा क्यू बी डैश के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल, जिसको कि कूलम बल के नियम से निकालेंगे, यानी कूलम बल के नियम से हमारे पास F डैश एक नया फोर्स क्रिएट हो रहा है 1/4πε0। ये मीडियम वही है जो कल की क्लासेस में देखे थे। बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये पूरी कहानी एयर के अंदर हो रहा है, क्यू ए डैश क्यू बी डैश बाय आर स्क्वायर। F डैश 9 × 10⁻⁹ इंटू क्यू ए का मान 3.25 × 10⁻⁷ इंटू 4 × 8 75 × 10⁻⁷ बाय इसका मान 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 9 × 3.25 × 4.875 इंटू 2 का स्क्वायर ऊपर चला गया 4 इंटू 10 के बेस का कॉन्सेप्ट समझ लो। 9 -7 ये हमारे पास बचा, सारा कुछ सॉल्व हो गया। नीचे 100 कर लेते हैं इसका, नीचे इसका हम 1000 कर लेते हैं। ठीक है, ये 25 चौके 100, 25 एक 25, 7 25 या 75। हमारे पास F डैश 9 × 13 और ये 4 कर दिया इंटू 4875 × 10⁻, ये हो गया -5 और नीचे से ये 3 शून्य -3। ठीक है, यानी कुल मिलाकर जो नया फोर्स निकल रहा है वो हो गया 117 गुना 4875 × 10⁻⁸। ठीक है, एक 117 गुना 4875 गुना 10⁻⁸। ठीक है, इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मान आता है 570375 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन। अगर हम यहाँ से 5 डिजिट 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद अगर हम पॉइंट बैठाते हैं, ठीक है, 375, तब हमारे पास यहाँ कितना होगा, सिर्फ 3 होगा। ठीक है, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि हमारे पास 5.70 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस दोनों चार्ज के बीच में। ठीक है, तो बेसिकली ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था, क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड किया गया था, क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन से जोड़कर बताया गया था। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे, तब तक ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। बेस्ट ऑफ लक।